तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत एबीपी गंगा लगातार कर रहा है। उनके मुताबिक कोरोना संकट की हर चुनौती को सरकार गंभीरता से ले रही है। लड़ाई लंबी है, लोगों को भी सहयोग करना होगा, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर इस संकट से उबरने की कोशिश कर रही है। जो मजदूर हैं उत्तर प्रदेश के, जो बाहर रहा करते थे रोजी रोटी के लिए, वो अब वापस उत्तर प्रदेश आ रही हैं, तो उनकी रोजी रोटी का भी प्रबंध सरकार कर रही है। अपने प्रदेश में ही वो रहें, उनका जो टैलेंट है वो अपने प्रदेश के विकास के लिए ही इस्तेमाल कर सकें, इसकी कोशिशें भी सरकार की तरफ से की जा रही हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन होगी, यानी इंतजार राज्य सरकारों की तरफ से भी रात 8 बजे तक किया जा रहा है। 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ऐलान करेंगे उसके मुताबिक ही राज्य सरकार आगे एक्ट करेगी। राज्य सरकार उन्हीं गाइडलाइंस को राज्य में फॉलो करेगी। हालांकि ये जरूर कहा केशव प्रसाद मौर्य ने कि अगर कहीं पर कोई डील दी जा रही है, अगर कहीं पर कोई छूट दी जा रही है, तो सरकार तो पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रही है कि वो डील सही मात्रा में मिले, सख्ती के साथ मिले। लेकिन ये जिम्मेदारी लोगों को भी समझनी होगी कि अगर आपको कहीं पर कोई छूट दी जा रही है तो उसका बेजा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी जाति, धर्म, किसी शहर, किसी प्रदेश को देखकर वार नहीं करती है। वो कमजोर इंसान को ढूंढकर उसे अपने ग्रिप में ले लेती है। ये अहम बातें हैं जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कही। और अगली बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। कानपुर में कोरोना के 307 मामले हो गए हैं। जिले में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। कोरोना से 7 लोगों की मौत भी अब तक कानपुर में हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि कानपुर में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। कानपुर में कोरोना की संख्या इसी के साथ 307 हो गई है। जिले में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, आगरा के बाद जो सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला है वो कानपुर है, जहां पर तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। 300 का आंकड़ा कानपुर में भी अब छू लिया है। 307 मामले सामने आ चुके हैं। 7 लोगों की मौत हो भी चुकी है। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, ये जो नए 5 मामले सामने आए हैं, किन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और क्या कदम प्रशासन उठा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये नए मामले हैं, ये सभी के सभी जो 5 लोग हैं वो बजरिया थाना क्षेत्र के हैं। तो साफ है कि लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है और ये आंकड़ा जो है वो 307 पहुंच गया है। तो वहीं मरने वालों की संख्या जो है वो भी 7 हो चुकी है। हालांकि 100 से ज्यादा लोग जो है वो ठीक होकर डिस्चार्ज हुए, लेकिन जिस तरह से लगातार आगरा, मेरठ और कानपुर में जो कवायद की जा रही है, नोडल अफसर नियुक्त किए जा रहे हैं, उसके बाद भी जो रणनीति है उसकी जमीनी हकीकत दिखती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि जो अब कानपुर की स्थिति है वो 307 पहुंच चुकी है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से छूट मिली है, तो उसके बाद लोग भी सड़कों पे ज्यादा से ज्यादा निकल रहे हैं, बिना रोक टोक के निकल रहे हैं। तो पुलिस जो है वो भी काफी परेशान है कि किस तरह से रोका जाए, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई इमरजेंसी सर्विस का बात बताकर वो घरों से निकल रहे हैं। तो साफ है कि जिस तरह से आज 5 नए मामले सामने आए, तो उसके बाद संख्या बढ़ी है, तो वो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं बड़ा सिरदर्द जरूर है। अब देखना ये होगा कि जो नए जितने भी नोडल अधिकारी आए हैं, नए सचिव आए हैं, वो किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं और कितनी जल्दी इस पर नई रणनीति तय करते हैं। क्योंकि अगर हॉटस्पॉट एरिया की बात की जाए तो हालांकि बजरिया जो है वहां से पहले भी केस आए हैं, वहीं से ये जो नए केस आए हैं सब एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो लगातार जो कानपुर प्रशासन है उसकी परेशानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो ये परेशानियां वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल प्रभात, और ये परेशानियां जो है अब आंकड़ों में भी नजर आने लगी हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सरकार अगर प्रयास कर रही है, प्रशासन अगर प्रयास कर रहा है, तो जरूरत है कि हम भी सहयोग करें, और अगर कहीं पर ढील, कहीं पर छूट है तो उसका बेजा इस्तेमाल हम कतई ना करें। तो चलिए सीधा हम रुक करेंगे। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे थे, प्रदेश के हालातों को लेकर जानने की कोशिश कर रहे थे। केशव जी, आपने बताया कि मजदूरों को लेकर भी रोड मैप है, साथ ही साथ आर्थिक संकट से कैसे उबरा जाए उसको लेकर भी सरकार कोशिशें कर रही है। ऐसे में एक और सवाल है, सवाल ये है कि देखिए, भारत सरकार भी निवेश नीति में बड़ा बदलाव करने की बात कर रही है ताकि आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक हो जाए। तो ऐसे में यूपी सरकार किस तरीके से इस बदलाव का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके, इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार
और माननीय प्रधानमंत्री जी के यह शब्द मुझे सदैव स्मरण रहते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी सहित पूरे मंत्रिपरिषद को स्मरण रहते हैं कि संकट के दौर को हम अवसर में बदलने के लिए अपनी रणनीति बनाएं, और उत्तर प्रदेश इस संकट के समय अवसर कैसे हम अधिक से अधिक पैदा कर सकें, इसके लिए तैयार है। दुनिया का कोई निवेश आए उसके लिए उत्तर प्रदेश तैयार है, देश के अंदर से कहीं से निवेश आए उसके लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। हमारा लक्ष्य कोरोना संक्रमण पर विजय प्राप्त करना, हमारा लक्ष्य लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास करना। तो यह सभी मोर्चों पर हमारी कोशिश है कि हम लोग आगे बढ़ें और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। प्राची जी बिल्कुल आपकी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनौती के तौर पर तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ अवसर के तौर पर भी इस वक्त को देखना चाहिए ताकि हम और बेहतर प्रयास जो हैं वो कर सके। सर एक और सवाल है, सवाल अब उन व्यवस्थाओं को लेकर है जो सरकार लगातार कर रही है। एक ही सवाल, लास्ट सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल आखिरी सवाल ही मैं आपसे लूंगी, और आखिरी सवाल ये है सर कि जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं या फिर जो टेस्टिंग को लेकर लगातार कुछ सवाल विपक्ष भी खड़े करता है, उसको लेकर क्या तैयारी है सरकार की? कितनी और टेस्टिंग अभी हमें देखने को मिल सकती हैं? जो टेस्टिंग लैब हैं वो क्या और बढ़ सकती हैं अभी प्रदेश में? अपने विपक्ष के सभी नेताओं से अपील करना चाहता हूं, हम उनसे लड़ने में सक्षम हैं जिस तरह से वो लड़ेंगे, लेकिन इस समय सत्ता और विपक्ष के लड़ाई का समय नहीं है। इस समय देश प्रदेश के नागरिकों की रक्षा की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है, ये छींटाकशी का वक्त नहीं है कि छींटाकशी करना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये समय अपने लोगों के लिए हम पार्टी के स्तर पर क्या कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, वो सबके सामने है। दिन रात परिश्रम कर रहे हैं हमारे सभी जितने भी सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी सहित मंत्रिपरिषद के साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसदगण हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस के सभी जवान हैं, हमारे चिकित्सा से जुड़े हुए सभी हमारे डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और एम्बुलेंस चालक हैं, हमारे आप सब मीडिया के साथी लोग हैं, सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन ये छींटाकशी करने के लिए श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, मायावती जी, ममता जी, इनको सबको लगता है कि समय राजनीति, मैं कह रहा हूं कि यह राजनीति करने का समय नहीं, यह राष्ट्रनीति करने का समय है, देश की सेवा करने का समय है, देशवासियों की सेवा करने का समय है। बिल्कुल देखिए अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया, लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अपील आपसे चाहूंगी उन लोगों के लिए, प्रदेश के उन लोगों के लिए जो इस वक्त में थोड़े से घबरा रहे हैं और उनको डर है कि आगे क्या होगा, क्या समझाना चाहेंगे आप चलते चलते? मैं निश्चित तौर से लोगों से कहना चाहता हूँ, घबराए नहीं, इससे घबराना नहीं है, इससे लड़ना है, इस कोरोना को हराना है, और इससे लड़ाई के लिए कोई गोली और बम और बारूद नहीं चलाना है, केवल एक दूसरे से दूरी बना करके रखना है, मास्क लगाना है, मास्क नहीं तो गमछा मुंह पे बांधने का काम करना है, हाथ धुलने का काम करना है, और जिसके अंदर कोई संक्रमण की आशंका हो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें, या संक्रमण पर विजय प्राप्त करेंगे। और भारतवासियों की कितनी क्षमता है कि आप जानते हैं कि कोई अगर, यद्यपि आना नहीं चाहिए पैदल, लेकिन अगर कोई मुंबई से चल करके गोरखपुर पहुंच जा रहा है, कोई गुजरात से चल करके वाराणसी, चंदौली पहुंच जा रहा है, तो क्षमता हमारे लोगों की बहुत है कोरोना को हराने की। लेकिन वो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, पैदल ना चलें, किसी अपने निजी वाहन से ना चले, सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है, और घबराएं नहीं, सरकार साथ में खड़ी है, पूरा चिकित्सा जगत साथ में खड़ा है, और रिकवरी रेट इतना ज्यादा है कि जो अगर 100 लोग एडमिट हो रहे हैं तो उसमें कहीं पर 60-60, 70-70 लोग स्वस्थ होकर के वापस आ रहे हैं। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, अपने चिकित्सकों पर भरोसा रखें, सरकार पर भरोसा रखें, यही मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, यही अपील करना बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका केशव प्रसाद मौर्य जी, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए और हमें बताने के लिए कि सरकार आगे और किस तरीके से प्रयास कर रही है। और सीधे तौर पर कहा डिप्टी सीएम ने कि देखिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सरकार साथ है, देश के जो तमाम डॉक्टर्स हैं उन पर भरोसा रखिए, और इस जंग को भारत जीत जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी में वो ताकत होती है कि हर संकट से हम उबर जाते हैं। कोरोना वायरस को भी हम जरूर मात दे देंगे, लेकिन जो एहतियात बरतने के जिक्र बार बार किया जा रहा है, वही अपील एबीपी गंगा भी आप सभी से करता है कि देखिए एहतियात जरूर बरतिए। कोरोना अगर आप बचना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको अपने हाथ बार बार धोने हैं, ताकि आप जो है इस गंभीर वायरस से
बच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। कोरोना की वजह से देश में जारी लॉकडाउन के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए तीसरे चरण में कई रियायतें दी गई थीं ताकि करीब 1.5 महीने से ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू किया जा सके। और इसी कड़ी में आज यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्टेट और नेशनल हाईवे पर बंद पड़े ढाबों को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब एक बार फिर से लोगों को इन ढाबों पर परोसे जाने वाले लजीज खाने का स्वाद मिल सकेगा। तो हाईवे के किनारे बंद पड़े ढाबे अब खोले जाएंगे। पूरे प्रदेश में 291 ढाबे खोलने की इजाजत मिल गई है। जिलों के डीएम की देखरेख में ढाबे हाईवे किनारे अब आपको खुले मिलेंगे। ढाबे खुलने से ट्रक ड्राइवर्स को जरूर सहूलियत हो गई है। गाड़ियों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप भी अब खुलेंगी। तो ये और कुछ रियायतें हैं जो लॉकडाउन 3.0 में ही मिलने जा रही हैं। यानी हाईवे की जो चटपटी लाइफ है वो एक बार फिर से लौट कर आ गई है, क्योंकि हाईवे किनारे पर जो ढाबे हुआ करते थे वो अब एक बार फिर से खुलने लगेंगे। हाईवे की जो रौनक है वो लौटने लगी है, ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 291 ढाबे खोलने की इजाजत मिल गई है। देखिए, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। ऐसे में जो हमारे लंबे सफ़र तय करने वाले ट्रक थे उनके ड्राइवर्स के लिए समस्या आ रही थी कि वे कहाँ पर रुककर खाना खाएं, कहाँ पर अगर उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो कहाँ पर अपनी मोटर व्हीकल को रिपेयर कराएं। तो इस समस्या के निवारण के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो हमारे प्रमुख नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हैं, इन पर जो हमारे ढाबे और मोटर रिपेयर वर्कशॉप्स हैं उनको खोला जाए। इसका सबसे पहले चिन्हीकरण होगा कि कौन से ढाबे, कौन से वर्कशॉप खोले जाएं। तो इसके लिए ये जिम्मेदारी शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों को दी गई है। भारी वाहन चालकों की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हाईवे पर स्थित कई ढाबों को खोलने की अनुमति दे दी है और प्रदेश भर में करीब 291 ढाबे हैं फिलहाल जिनको खोलने की अनुमति दी गई है। और आप देख सकते हैं इस समय हम लोग एक हाईवे पर मौजूद हैं, बाराबंकी फैज़ाबाद की तरफ जाने वाला ये हाईवे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो ढाबे हैं वो खुलना शुरू भी हो चुके हैं यहाँ पर तत्काल इस आदेश के बाद से। इसके साथ में ही जो ढाबे हैं ये भी खोले गए हैं, साथ ही जो मरम्मत यानी जो वर्कशॉप्स हैं उनको भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार ये समस्या आ रही थी कि जो ट्रक हैं, जो सामान, ज़रूरत का सामान लेकर, चाहे वो अन्य प्रदेशों से आ रहे हो या अन्य ज़िलों से आ रहे हो, उनके सामने दिक्कत आ रही थी कि उन्हें हाईवे पर खाना नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा बहुत सारी जो बसें चल रही हैं इस समय यात्रियों को लेकर अलग अलग ज़िलों में पहुंचाने के लिए, उनमें भी कई बार समस्या का सामना करना पड़ रहा था ड्राइवर्स को। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और उसके बाद प्रदेश के फिलहाल 291 ढाबों की जो सूची है वो अपलोड की गई है। और साथ में आप देख सकते हैं जो ढाबे हैं वो अब खुलना शुरू हो चुके हैं, लोग भी यहाँ पर पहुँचने लगे और राहत की सांस ली है उन लोगों ने जो अभी तक हाईवे पर गाड़ी चलाते समय भूख की वजह से परेशान हो रहे थे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर से कोरोना पर बड़ी खबर मिल रही है। 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 57 लोगों की रिपोर्ट में 51 मरीज नेगेटिव हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 230 हो गई है। 141 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। 86 संक्रमित मरीजों का इलाज अभी भी अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना से 3 मरीजों की मौत भी नोएडा में हो चुकी है। भूपेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या जानकारी आपके पास और क्या अपडेट मिल रही है पॉजिटिव आए लोगों के बारे में? कहीं ना कहीं जो गौतम बुद्ध नगर है उसमें जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल की बात करें या आज की बात करें, दोनों दिन देखिए लगातार 6 मरीज सामने आए हैं। आज भी 6 मरीज सामने आए हैं। आज टोटल अगर मैं बात करूं तो देखिए 57 लोगों की रिपोर्ट प्रशासन को प्राप्त हुई थी, उसमें से 6 पॉजिटिव आए थे और जब बाकी जो 51 लोग थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अब जो ये आंकड़ा है ये बढ़कर के 230 पर पहुंच गया है। और इसके बाद जो अगर मैं ठीक वैसे बात करूं तो 141 मरीज हैं, राहत की बात है कि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और 86 मरीज हैं जो एक्टिव हैं जिनका अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। लेकिन ज्यादा बड़ी जो बात एक है जो कि दुख की बात है पूरे जिले के लिए कि 3 लोगों की जिले में मौत हो चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत आज ही हुई थी। लेकिन इसमें एक चीज है कि जितने भी व्यक्तियों की जो मौत हुई है तीनों की, ये तीनों के तीनों व्यक्ति कहीं ना कहीं 60 साल से ऊपर के थे। और इसके अलावा जो मरीजों की जानकारी है उसके विषय में यह है कि 2 मरीज जो आज मिले हैं उसमें से
2 मरीज सेक्टर 5 हरौला के हैं, एक सूरजपुर का, जबकि सेक्टर 9 से एक महिला है और एक पुरुष है जो सेक्टर 31 से है। इसके अलावा गौर सिटी से एक पुरुष है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल भूपेश, यानी देखिए आंकड़ा तो बढ़ रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि लोग जो हैं अच्छी संख्या में ठीक भी हो रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश में ठप पड़ी औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के अलावा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ाने को लेकर चर्चा के अलावा कोरोना की वजह से चीन से बाहर निकल रही कंपनियों को प्रदेश में लाने पर भी मंथन हुआ। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में यूपी सरकार ने कई आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को शर्तों के साथ शुरू करने को मंजूरी दी, जिसके बाद से प्रदेश में निर्माण के अलावा फैक्ट्रियों में भी उत्पादन भी शुरू हो गया है। लेकिन अब सरकार इसे और रफ्तार देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी मुद्दे पर यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से बात की एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी रफ्तार के साथ चले। सरकार की योजना है कि जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा है वो भी पूरा हो, और इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। उद्योगों को चलाया जा रहा है, कई रियायतें दी गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लॉकडाउन 3 और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे देश को रात 8 बजे। लॉकडाउन 4 की भी संभावना ज़्यादा है। आर्थिक विकास कैसे हो, इसको लेकर सरकार की पूरी योजना तैयार है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमिकल रिवाइवल की, और इकोनॉमिकल रिवाइवल के लिए समय समय के ऊपर जो गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा जारी करी गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको प्रोएक्टिव तरीके से उसका पालन किया है। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः इंडस्ट्री वो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिनको भी इंडस्ट्री चलाने की आवश्यकता थी, जो नॉर्म्स के अंतर्गत जिन लोगों को परमिशन चाहिए थी, सारी की सारी दी जा चुकी हैं। उस पाइपलाइन में मुझे लगता है कि कुछ अगर फॉर्मेलिटी के कमी के कारण बाकी होंगी, जो उसमें आवश्यकताएं औपचारिकताएं उसे पूरी करने के लिए, नहीं तो अधिकांशतः इंडस्ट्रीज आज उत्तर प्रदेश में चालू होगी। तो ये आपने सुना क्या कहना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक महामारी है, सभी कहीं ना कहीं देश इससे प्रभावित हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश इस महामारी से लड़ेगा, जीतेगा, और उत्तर प्रदेश एक बार फिर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे भी बढ़ेगा। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से अटकी हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे आखिरकार घोषित कर दिए गए। 2019 में हुई इस भर्ती परीक्षा में 1,46,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आज जो नतीजे घोषित किए हैं, उसमें इम्तिहान में शामिल तकरीबन 1/3 लोगों को पास किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों की मार्कशीट कल अपलोड की जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थी प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपने अंक और नतीजे देख सकेंगे। भर्ती परीक्षा में कुल 4,09,530 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और अब क्वालिफाई अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ये परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई है, जिसमें 43,1466 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा में कुल 4,09,530 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें 1,46,060 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें सामान्य वर्ग के 36,614 अभ्यर्थी हैं, जबकि ओबीसी वर्ग के 84,868 अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा क्वालिफाई करने वालों में एससी वर्ग के 24,308 अभ्यर्थी और एसटी वर्ग के 270 अभ्यर्थी शामिल हैं। आज जिन 1,46,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, उनमें 8,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र भी हैं। इसके अलावा 97,000 बीएड अभ्यर्थी हैं, जबकि 36,000 डीएलएड परीक्षित और 2,000 अन्य डिग्री धारक हैं। अंतिम चयन की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो गई आज से, जब ये परिणाम जारी हो गया। लेकिन एक फाइनल मेरिट बनने में और फिर जिलेवार अभ्यर्थियों की प्राथमिकता लेकर काउंसलिंग करने और नियुक्ति पत्र देने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सर, एक बात आप कह रहे थे अभी जब हम यहाँ पर थे कि शिक्षा मित्रों ने भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया, उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उनको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये जो पूरे 1,46,060 लोगों ने क्वालिफाई किया है, इसमें 8,018 शिक्षा मित्र हैं, जो बहुत साल पहले शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त हो गए थे। कई लोग उसमें इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद ही नियुक्त हो गए थे, बाद में उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की।
उनमें से 8,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब इनका समायोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया था, क्योंकि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने विधि सम्मत वो समायोजन नहीं किया था, तो इनको अगली 3 भर्तियों में 25 नंबर वेटेज देने को, कि क्वालिफाइंग मार्क पाने के बाद 25 नंबर का इनको वेटेज दिया जाए, तो उस वेटेज का इनको लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद देश को संबोधित करने जा रहे हैं। रात 8 बजे पीएम मोदी कोरोना संकट पर एक बार फिर अपना संबोधन करेंगे, यानी अब से आधे घंटे बाद ये संबोधन होगा। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने जा रहा है। ऐसे में आज होने वाले प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आज पीएम मोदी लॉकडाउन हटाने की घोषणा करेंगे या फिर लॉकडाउन की अवधि को और आगे बढ़ाएंगे। देश में 25 मार्च से लागू कोरोना लॉकडाउन के दौरान ये 5वां मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर पहली बार 19 मार्च को देश को संबोधित किया था। 29 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक दिन के जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को दूसरी बार उन्होंने देश को संबोधित करते हुए देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने 3 अप्रैल को 12 मिनट के एक वीडियो के जरिए 9 मिनट तक लाइट बंद कर कोरोना वॉरियर्स के समर्थन की अपील की थी। 14 अप्रैल को चौथी बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने जा रहे हैं। रात 8 बजे संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तकरीबन आधे घंटे बाद, और सबकी निगाहें इस बात पर है कि लॉकडाउन 4 या लॉकडाउन पार। और रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। कैसी हो? परसों तुम्हार जन्मदिन है, अपने लिए कुछ ले लो। पैसा कहाँ से आई? तुम्हार अकाउंट में डल रहे फोन पे। हेलो मिला? तोरे हूँ के चक्कर में हमारे फोनवा बैलेंस खत्म हो जाए। नाने स्नेह कुन्नू। स्नेही कुन्नू आई लव यू बोला मलयालम में। ठीक है, अपना काम कर। आई लव यू बोला, आई लव यू बोलू। तुरंत पैसे भेजिए एक से दूसरे बैंक अकाउंट में फोन पे के साथ। अब पैसों की बात फोन पे। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन भरेगा? अरे अब तो करवा लो टर्म लाइफ इंश्योरेंस policybazaar.com से। महंगा नहीं है। policybazaar.com टर्म लाइफ इंश्योरेंस। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। धानों का सेवरा कांटों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा।